मैंने रिडक्शन नहीं बताया है। हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं क्या, एराइल लाइट एल्काइल लाइट, और साथ में क्या पढ़ेंगे, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। EAS लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट कर दिया था, उसको सब कुछ समझा दिया था, उसमें बाकी सारी बातें बता दी थी, बस फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन को रोक लिया। तो आज हम लोग फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करेंगे और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के बाद प्यारे बच्चों हम लोग किस टॉपिक पे चलेंगे, एल्काइल लाइट एराइल लाइट पे चलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे क्या करना है। अच्छा हाँ, एक और बात देखिए, एल्कीन और अल्काइन में मैंने रिडक्शन नहीं बताया है ना। एल्कीन और अल्काइन में रिडक्शन भी तो है, तो रिडक्शन नहीं बताया है क्योंकि सारा रिडक्शन मैं अल्कोहल में बताऊंगा एक साथ। पूरी ऑर्गेनिक का रिडक्शन अल्कोहल में एक साथ बताऊंगा, इसलिए टेंशन ना लें। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक का रिडक्शन एक साथ अल्कोहल में बताया जाएगा। उसमें क्या होगा, पहले चैप्टर से लेके लास्ट चैप्टर तक हो जाएगा, सारा रिडक्शन एक साथ बताया जाएगा, तो इसलिए टेंशन ना लें। मैंने एल्कीन और अल्काइन में रिडक्शन नहीं पढ़ाए हैं, वो हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो यार प्यारे बच्चों, आज हम लोगों की हेडिंग है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। उसका रीजन है क्योंकि ये नेम रिएक्शन है। देखो यार सारे प्यारे बच्चों, आपको एक खास बात बता देता हूँ। आप ये मान के चलो कि नेम रिएक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं पेपर में, तो नेम रिएक्शन पर विशेष ध्यान दें कि जो भी नेम रिएक्शन है उनको आप अच्छे से करें। क्यों? क्योंकि नेम रिएक्शन पर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए जरा ध्यान दीजिए। तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है इसको बताता हूं। होता क्या है, जब आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हो, जैसे देखो ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन मैंने कराई एसाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होता है, ये बनता है इस तरह से, ये देखो ऐसा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एसाइलेशन, एल्काइलेशन कहते हैं। और जब बेंजीन की रिएक्शन हम इससे कराते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा रिएक्शन लिख दूं, ये देखो ऐसे, तो बच्चों ये बनता है इस तरह से, ये जरा देखिए ऐसे। अब गौर से जरा समझिए करते क्या है। एक्चुअली में फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है ना, FCR को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक बोला जाता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग, जैसे ये देखो हुआ है, एल्काइल ग्रुप ऐड हुआ है ना, उसको कहते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। और एक होता है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप मेरे प्यारे बच्चों कौन सा होता है, ये इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन, तो ये देखो जरा, तो गौर से देखो, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो पहले हम एल्काइलेशन पढ़ेंगे, फिर हम एसाइलेशन पढ़ेंगे एक एक करके। एल्काइलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ये देखो, और एसाइलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप, ये देखो। कैसे होता है, कैसे काम करता है, ये हमारा काम है सिखाना। जरा आप पहले ये समझ लो, ये बात आपकी क्लियर है कि एल्काइलेशन क्या है और एसाइलेशन क्या है। फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, काम क्या है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का एडिशन, और एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप का एडिशन। तो जरा एक एक करके इन बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन।
अब देखो फीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या डिस्कस करना है, कैसे डिस्कस करना है, इस बात का डिस्कशन करते हैं। देखिए ये बेंजीन है। अब किसी बच्चे ने बेंजीन पर एल्काइल हैलाइड का अटैक करा दिया। अब यार सभी बच्चे जानते हैं कि यदि हम बेंजीन पर एल्काइल हैलाइड का अटैक कराएं ऐसे इस तरह से, और समझना बेंजीन पे मैंने एल्काइल हैलाइड का अटैक कराया, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि बेंजीन सिर्फ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इतना सा है कि उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहां है? नहीं है। तो यदि हम एल्काइल हैलाइड की बेंजीन से रिएक्शन कराएं तो वो मना कर देगा, वो कहेगा भैया नो रिएक्शन। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल मिसिंग है। ठीक है, इस पर डेल पॉजिटिव है, डेल नेगेटिव है, मगर इस इलेक्ट्रोफाइल मिसिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और यदि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो रिएक्शन कैसे हो? पहला पॉइंट। मगर यदि इसी रिएक्शन में जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, इसी रिएक्शन में हम कुछ ऐसा ले लें जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दे, जैसे AlCl3 एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी ज्यादा कर रखा है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने वाला भी ले लिया है, तो रिएक्शन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? देखो ये हमारा एल्काइल हैलाइड है और ये AlCl3 है। AlCl3 क्या है? लेविस एसिड है। इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया और उसने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रख लिए और इस तरह से ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। देखो प्यारे बच्चों, अब आपके पास पूरा बड़ा सा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है। ये देखिए कटायन, कार्बोकटायन आ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पे? कार्बोकटायन है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कार्बोकटायन है। और कार्बोकटायन एक खतरनाक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ये सभी बच्चों को पता है। तो यार ये कार्बोकटायन एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, रिएक्शन हो जाएगी। कार्बोकटायन इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा? बेंजीन में, चाहे जहां लगा दो। क्यों? क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि बेंजीन की सारी लोकेशन सेम है और उनका नॉमेनक्लेचर सेम है। बेंजीन में सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, सभी जगह पे सेम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो चाहे जहां लगा दो। जब कोई ग्रुप आ जाता है तो सभी जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सेम नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, तो ये बोला जाता है यहां लगाओ वहां लगाओ। मगर यदि हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, तो चाहे जहां लगा दो। ठीक है, तो ये देखो आ गया। तो एल्काइलेशन तभी पॉसिबल है जब यहां पर कोई रेजेंट पड़ा हो। यदि प्यारे बच्चों रेजेंट ना डाल के डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन नहीं होगी। पहला पॉइंट तो ये, रिएक्शन नहीं हो। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। इतनी बात समझ गए? अब जरा देखो यार, हमारे पास बन क्या रहा है? कार्बोकटायन। जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? कार्बोकटायन है। और कार्बोकटायन तो अपने में रीअरेंजमेंट भी करता है। यदि मैं ये रिएक्शन ऐसे लिखूं, नेक्स्ट नंबर एग्जांपल, तो जरा बताओ आप क्या बनाना पसंद करोगे? गौर से देखिएगा। मेरा मन कर रहा है कि मेरा मन प्यारे बच्चों कर रहा है कि मैं जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाऊं। एक मिनट, ये देखो ऐसे, और ये रिएक्शन करा। अब आप बताओ आप क्या बनाओगे? मैंने ये लिया है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। मैं बनाना आइसोब्यूटाइल अल्कोहल चाहता हूं, मगर क्या आइसोब्यूटाइल अल्कोहल मेरे पास बन के आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आएगा? हमारे पास बन के आएगा ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर जैसे ही कार्बोकटायन फॉर्म होगा वो अपने को रीअरेंज करके यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे क्यों शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि कार्बोकटायन जो होते हैं वो रीअरेंजमेंट करते हैं। वो क्या करते हैं? रीअरेंजमेंट करते हैं। तो जब प्यारे बच्चों कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट करते हैं तो यार यहां पर जो बना था वो प्राइमरी था ना, यहां पर जो बना वो प्राइमरी था। देखो ऐसे,
इस जगह पे जो बनेगा वो क्या होगा, प्राइमरी होगा, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है भाई, ये प्राइमरी है, ये टर्सरी है, ऐसा है। तो इस पर जो बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन अगल बगल देखेगा, और यदि टर्सरी की कंडीशन है या सेकेंडरी कंडीशन है तो क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा, और शिफ्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्सरी कार्बोकैटायन में। तो टर्सरी कार्बोकैटायन यहां अटैक करेगा, मतलब कुछ ऐसा होगा, ये कार्बोकैटायन बना ऐसे, ये देखो ये कार्बोकैटायन बना, और ये कार्बोकैटायन अपने को क्या करता है, रीअरेंज करता है इस तरह से, इस तरह से, और ये अटैक करेगा यहां, और बनेगा क्या, इस तरह। तो यहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या, जो आप बनाना चाहते हो वो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है कि नहीं। प्राइमरी वाला तो ठीक है, मगर जब ज्यादा कार्बन वाला बनाओगे, मैं बनाना चाहता था आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल, मगर बना क्या, टर्सरी ब्यूटाइल, बेंजीन टर्सरी ब्यूटाइल, और हम बनाना चाहते थे बेंजीन आइसोब्यूटाइल, तो देखो नहीं बन पाया, है ना। तो इसका मतलब एसाइलेशन मेथड जो है वो एक दो कार्बन तो लगा सकता है, मगर बल्कि एल्केन फॉर्म नहीं कर सकता है। बल्कि एल्केन जब भी फॉर्म करेगा तो टर्सरी फॉर्म कर देगा, और जबकि हम बनाना चाह रहे होंगे प्राइमरी बल्कि एल्केन नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो इस बात को समझ पाए। तो कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चले, तो जरा देखो कहानी को यदि हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं तो एक नोट डालते हैं आपके लिए, नोट को समझो, है ना। एल्काइलेशन does not form bulky primary alkane। वो बल्कि प्राइमरी एल्केन नहीं फॉर्म कर पाएगा, कि आप बल्कि प्राइमरी एल्केन कर दो, क्यों, क्योंकि वो अपने को रीअरेंज कर लेगा, वो अपने को रीअरेंज कर लेगा। तो इसमें बाई प्रोडक्ट आने के चांसेस ज्यादा है। आप कोई बल्कि एल्केन नहीं बना सकते, बल्कि प्राइमरी एल्केन मतलब ब्रांच एल्केन, ब्रांच प्राइमरी एल्केन, क्योंकि ब्रांच प्राइमरी एल्केन बनाने में वो क्या करता है, अपने को रीअरेंज करा लेता है। तो इसका एक लिमिटेशन तो है कि यार ऐसा नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कहानी कर देगा वो, क्योंकि ये कहानी कर देगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा, कहानी को थोड़ा सा और आगे घुमाते हैं, क्वेश्चन चल रहे हैं, तो क्वेश्चन में जरा देखो, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है मेरे दोस्त, देखिएगा, डरिएगा नहीं, है ना। डरना सख्त मना है, क्या, डरना सख्त मना है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखिए ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर डरावने होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं। ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर डरावने होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत इजी होते हैं। आप क्वेश्चन मत करिए, आप स्ट्रक्चर को मत देखिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए और फिर अप्लाई करिए। तो जरा देखो यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि एल्काइल हैलाइड और बेंजीन रिंग दोनों एक साथ ले लो। भाई यहां पे मैंने क्या किया, इनको अलग अलग लिया है, मगर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड और बेंजीन रिंग दोनों एक साथ ले लें। जैसे ये देखो, ये बेंजीन रिंग है और ये एल्काइल हैलाइड है, और दोनों एक दूसरे अटैच है, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। और यदि आप ऐसा कर सकते हो तो क्या होगा, तब तो यार रिएक्शन और फास्ट होगी। क्यों, कार्बोकैटायन भी सेल्फ में बनना है, अटैक भी सेल्फ में करना है। तो कार्बोकैटायन ऐसे जनरेट किया तुमने, ये देखो ऐसे, ये Cl है तो प्लस यहां पे आएगा, ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। अब गौर समझो, कार्बोकैटायन जनरेट हुआ है तो रिंग कैसे बनती है, इस पर जरा फोकस करिए, क्योंकि यहां पे रिंग बनेगी। जब भी कहीं पर एल्काइल हैलाइड और बेंजीन दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, जैसे एल्काइल हैलाइड बेंजीन एक दूसरे से ज्वाइंट है, तो हमेशा साइक्लिक रिंग बनेगी। साइक्लिक रिंग बनाना क्या है, देखो मोस्टली साइक्लिक रिंग हम बनाएंगे मोर स्टेबल। हमारी कोशिश होगी जो साइक्लिक रिंग बने 6 मेंबर बने, 6 मेंबर की ना बना पाए, देखो हमारी कोशिश है 6 मेंबर बने, ठीक है। 6 मेंबर की ना बना पाए तो 5 मेंबर बनाए, 5 मेंबर की ना बना पाए तो 4 मेंबर बनाए। हमारी कोशिश ये है, क्योंकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता है। तो अब जरा देखो बनाते हैं, कैसे करोगे, पहले नंबर डालोगे, कहां से, प्लस से, 1 2 3 4 5,
जो भी कार्बोकैटायन बनता है वो हमेशा ध्यान रखना अर्जेंट वाले कार्बन पर मेरे प्यारे बच्चों अटैक करता है। इसका अर्जेंट ये है और ये है, दोनों में से चाहे इस पे अटैक करा लो। तो कितने नंबर पड़े? कार्बोकैटायन से लेके अर्जेंट तक नंबर करना है। कार्बोकैटायन से लेके अर्जेंट कार्बन तक नंबर करना है। क्या करना है? नंबरिंग जो है, नंबरिंग कार्बोकैटायन से लेके मतलब प्लस से लेके, मतलब प्लस से लेकर अर्जेंट कार्बन तक करना है। ये देखो, इससे क्या है, अब कितने मेंबर की रिंग बनी? 5 मेंबर की। अब इन दोनों रिंगों को आप जोड़ दो। जोड़ना कैसे है? जरा देखो, पहले 6 मेंबर की बेंजीन की बनी थी, ऐसे आप बना दो, ठीक है। और एक 5 मेंबर की रिंग इसमें जोड़ दो, ये देखो ऐसे। बस अब देखो 1 2 2 पे ये लगा था, ये लग गया, ये 5 था, वही नंबर पढ़ेंगे, सेम नंबर पढ़ेंगे। ध्यान रखना, कहीं से भी नंबर नहीं डाल सकते हो, उसी जगह से नंबर डालोगे जैसे पढ़े थे। क्यों? क्योंकि 1 जो होता है वो 5 में जुड़ता है, ऐसे 1 जो होता है वो 5 में जुड़ता है। पहली बार है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए मैं पूरी मैकेनिज्म कर देता हूँ। फर्स्ट टाइम है तो पूरी मैकेनिज्म कर देता हूँ। देखो, ये ऐसे अटैक करेगा, तो जब ये ऐसे अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा ऐसे। तो जब ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये ऐसे अटैक करेगा तो देखो कार्बोकैटायन यहां बन गया और ये आपने जाके ऐसे जोड़ दिया। ये देखो, नंबर वही है, सेम नंबर पड़े रहेंगे। आपने किससे जोड़ा? 5 से। ये 4 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 और 5 हमेशा जुड़ेंगे। अब 1 और 5 जुड़ गई है। अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा? अपने को स्टेबलाइज करेगा। क्यों स्टेबलाइज क्यों करेगा? अरे यार, ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, तो अपने को फिर से ऐसे बना देगा। ये देखो, ये देखो आगे, तो ये आगे। तो आपको यदि एल्काइल हैलाइड और कार्बोकैटायन दोनों एक साथ आ गए तो रिंग बनेगी, तो रिंग बनेगी। रिंग बनाने की कोशिश क्या है? 6 की बनाओ, 6 की ना बन पाए तो 5 की बनाओ, 5 की ना बन पाए तो 4 की। जैसे इसमें 6 नहीं बन सकता, सॉरी बच्चों, 6 नहीं बन सकता है। किसी ने कहा नहीं सर बन तो सकता है, यहां अटैक करा दो। तो ध्यान रखना, इतनी दूर पे अटैक नहीं होगा, अटैक ऑलवेज अर्जेंट पे होगा। इतनी दूर पे अटैक नहीं कर पाएगा, इतनी बड़ी बॉन्ड लेंथ नहीं होती है कि कहीं पर भी अटैक कर जाए। सांप थोड़ी ना है कि ऐसे ऐसे लिपटता चला जाएगा। बॉन्ड लेंथ है, पिकोमीटर नैनोमीटर में होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, बगल में ही अटैक करेगा, नहीं तो पता चला रहे मेरे मन की मर्जी है, चलो यहाँ अटैक करा ले। नहीं भैया, कॉन्सेप्ट लगेगा और वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। तो बात समझ पाए यार क्या किया हम लोगों ने? अर्जेंट कार्बन पर अटैक होगा हमेशा। नंबरिंग कैसे करोगे? प्लस से करना चालू करोगे। जितने नंबर पढ़ना है उतने मेंबर की एक रिंग बना दो और 1 और मतलब कार्बोकैटायन और वो कार्बन ऐड कर दो लास्ट वाला, बस। और कुछ नहीं करना, इसको बस पकड़ के ऐसे ऐड कर देना है, इसको बस पकड़ के ऐसे ऐड कर देना है, और कोई काम नहीं करना है। और ये देखो, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फंसाने के लिए ऐसा करे। अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अभी आपने किया क्या? एल्काइलेशन। अब हम करना चाह रहे हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में जरा समझो क्या है। एसाइलेशन में आप क्या करते हो? एसाइलेशन में यार हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। बेंजीन ली इस तरह से और इस पर मैंने क्या किया? एसाइलेशन करा दिया ऐसे और डाल दिया वही AlCl3 इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे होता क्या है, जो एसाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और रिंग पे जुड़ जाता है इस तरह से। कैसे जुड़ जाता है जरा समझो, मैकेनिज्म पार्ट को समझो। देखो ये ऐसे है और ये AlCl3 अटैक हुआ तो ये इस तरह का कैटायन जनरेट कर देता है। ये देखो, और अपना बना रहा है क्या? AlCl4। अब जरा मेरी बातों को गौर से समझिए, क्या ये अनस्टेबल कैटायन है? गौर से देखिए,
ये अनस्टेबल कटायन नहीं है। ये वाला हटाओ यार, दो दो एरो क्यों आ रहे हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? गौर से देखिए इसे, पहचानिए कौन है ये। आज तक वाला मुझे याद आ गया है ना, एक आता नहीं है, गौर से देखिए। तो जरा देखो यार इस गौर से इसको, और गौर से देख के बताओ क्या ये स्टेबल है? तो बेटा ये बहुत स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, और ऐसे रेजोनेंस करने के बाद ये जो आया, इसको चेक करो, इसके ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं तो ये बहुत स्टेबल होता है ना। ये कैसा है? स्टेबल है। ये देखो, इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मगर ये रेजोनेंस करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। इसलिए ध्यान रखना, दिखने में तो ये कार्बोकटायन है, मगर रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। बगल में चाहे टर्सरी हो या प्रेजेंट हो या कुछ भी हो, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इसको रीअरेंज ना कराना कि पता चला यहां टर्सरी बनना हो तो तुम रीअरेंज करा दो। मतलब ये देखो, यदि हम ऐसे लिख दें तो ऐसा ना करना कि आप रीअरेंज करा दो जाके। ये देखो, तो अब क्या होगा, यहां पे कार्बोकटायन ऐसे बनेगा, ऐसे। तो अब आप इसको रीअरेंज नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाला ज्यादा स्टेबल है, और यहां पे प्लस आ गया तो वो अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जब यहां पे प्लस आएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। और यदि मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने जब रेजोनेंस पढ़ाया तो एक बात बताई थी, न्यूट्रल विद ऑक्टेट कंप्लीट सबसे ज्यादा स्टेबल, चार्ज विद ऑक्टेट कंप्लीट दूसरे नंबर पे स्टेबल है। तो ये चार्ज विद ऑक्टेट कंप्लीट है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, किसी भी कार्बोकटायन से ज्यादा होगी, जो कैसा होगा, ऑक्टेट कंप्लीट वाला नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, इसको रीअरेंज नहीं करा सकते। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इस कार्बन पे प्लस लगा है, बस यही जाके डायरेक्ट रिंग पे चिपकेगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हाईली स्टेबल होता है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए सारे बच्चे। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, कि हमें रीअरेंजमेंट नहीं कराना है। ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएं। यदि रीअरेंजमेंट नहीं कराना तो क्वेश्चन भी तो होंगे यार। तो जरा देखो क्वेश्चन को आते हैं। जैसे ये देखो, अब हमारा मन फिर से है, क्या मन है आपका? फिर से यही है कि हम आइसोप्रोपाइल जो है, आइसोप्रोपाइल नहीं, आइसो ब्यूटाइल बनाए। ये देखो, तो क्या अब बन जाएगा कि ये रीअरेंज करेगा? तो बच्चों आप सभी जानते हो कि अब रीअरेंजमेंट नहीं होगा, अब ये बन जाएगा। ये देखो ऐसे। अब यदि हम CO ग्रुप का रिडक्शन करा दें तो वही एल्काइल ग्रुप आ जाएगा जो हम चाहते हैं, वही एल्काइल ग्रुप आ जाएगा जो हम चाहते हैं। तो ये वाला मेथड रीअरेंजमेंट नहीं करता, तो ये बल्कि एल्केन बनाने के लिए अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? अब फर्दर रिएक्शन करा दोगे भाई। जैसे हम इसको क्या करें, ये जो आया इसका हमने रिडक्शन करा दिया ऐसे, 1 मिनट, ये आया था। देखिए प्यारे बच्चों, आपने ये बनाया था मेरे लिए, ये देखो आपने यही तो जनरेट किया है। अब यदि हम इसका रिडक्शन करा दें, वो बात अलग है कि अभी मैंने रिडक्शन पढ़ाया नहीं है, मगर आई थिंक इतना रिडक्शन तो सबको ही आता होगा कि मेटल की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएं तो CO ग्रुप अल्कोहल में चेंज हो जाता है। मगर हमें एल्केन बनाना है तो मेटल की प्रेजेंस में ना करा के किसकी प्रेजेंस में करा दो, क्लेमेंसन रिडक्शन करा दो, ZnHg की प्रेजेंस में। तो CO ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, CH2 में। ये क्लेमेंसन रिडक्शन है, आपको पढ़ाया जाएगा जब मैं सारे रिडक्शन एक साथ पढ़ाऊंगा अल्कोहल में। ये देखो, तो CO ग्रुप CH2 में चेंज होता है, ZnHg के प्रेजेंस में यदि रिडक्शन करा रहा हूं तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन होता है, CO ग्रुप को CH2 में चेंज करता है। अब जरा देखो कैसा अल्कोहल आ गया, अब वही अल्कोहल आ गया, वही एल्कीन आ गया, आइसो ब्यूटाइल बेंजीन है। मगर उस मेथड से हम नहीं बना पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कार्बोकटायन बनता था, रीअरेंज हो जाता था।
एसाइल ग्रुप में हम ऐसा कर सकते हैं, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, उसका रिडक्शन करा देंगे। तो बल्कि प्राइमरी एल्केन यहां पर बनाए जा सकते हैं बेंजीन के साथ आसानी से, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो कार्बोकैटायन जो बनता है बहुत स्टेबल होता है ना। तो यहां पर हम रिडक्शन कर देंगे, ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक और चीज हो सकती है, हो सकता है कि एसाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों एक साथ दिए हो, हम अलग अलग दे ही ना, है कि नहीं भाई? ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हम ऐसा कोई दे दें। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा दे दें, ये देखो। अब जरा बताओ क्या होगा? यहां पे क्या है, एसाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों एक दूसरे में ज्वाइंट है। और जब प्यारे बच्चों एसाइल ग्रुप और बेंजीन रिंग दोनों एक दूसरे में ज्वाइंट होंगे तो हमें अलग से अल्काइल हाइड्राइड की क्यों जरूरत पड़ेगी, एसाइल ग्रुप की क्यों जरूरत पड़ेगी? वो सीधा कार्बोकैटायन बनाएगा और वो कार्बोकैटायन रिंग में ऐड हो जाएगा। ये देखो, ये कार्बोकैटायन आ गया। अब ये कहां ऐड होगा? वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए अब इस बार बताएंगे नहीं। नंबर डालो 1 2 3 4 5। बस आपको क्या करना है, 5 मेंबर की रिंग बना लेनी। तो आपने क्या किया, एक 5 मेंबर की रिंग बना ली बगल में ऐसे। अब जहां पर जो नंबर पड़ा था वहीं पे वो नंबर डाल दो। ये क्या था 5, ये क्या था 4, ये क्या था 3, ये क्या था 2, ये क्या था 1। अब जो जिससे लगा है लगा दो। 3 पे क्या लगा है, एक मिथाइल लगा है, लगा दिया एक। 3 पे क्या था, एक मिथाइल, लगा दिया। ये मिथाइली ग्रुप तो है ना। अब 1 पे क्या है, 1 पे CO है, CO लगा दो। आंसर आंसर आ गया। बात समझ पाए कैसे किया भाई? वही रूल लगाया, कैटायन से नंबरिंग की। कहां तक करोगे, एडजेसेंट तक करोगे, 1 2 3 4 5। बस इसको पकड़ के इससे जोड़ दिया, इसको पकड़ के लाओ इससे जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना। इसको पकड़ के लाओ इससे जोड़ दो, ये जुड़ गया, ये प्लस लगा है। मतलब समझ पाए हो ना यार? ये पता नहीं क्या बना दिया मैंने, अब ये नहीं समझ पा रहा, जोड़ा है, काटा है, क्या किया है ना। तो बच्चों को समझ में आए इसलिए इसको रब करके अच्छे से लिखो, इसको पकड़ के इसको जोड़ ऐसे और ये आ जाए, बस और कुछ नहीं करना है। पकड़ा यहाँ से ऐसे ऐसे चिपका दिया, पकड़ा यहाँ से ऐसे ऐसे चिपका दिया, और जैसे इस तरह से। तो ये देखो आ गया। तो अब आप एक बात समझ गए हो कि यार यदि हमारे पास टर्सरी एल्केन बनाना है तो हम एसाइलेशन को प्रीफर करेंगे। तो भैया ये बात नोट डाल के लिख लो, है ना। क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी बल्कि एल्केन, प्राइमरी बल्कि एल्केन फॉर्म प्राइमरी बल्कि एल्केन फॉर्म प्राइमरी बल्कि एल्केन फॉर्म बाय एसाइलेशन। यदि हमें कहीं प्राइमरी बल्कि एल्केन बनाना है प्यारे बच्चों तो हम एसाइलेशन करना प्रीफर करेंगे। क्यों करना प्रीफर करेंगे? क्योंकि उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, फिर हम उसको रिड्यूस कर देंगे यार, फिर हम उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, बन जाएगा। तो प्राइमरी बल्कि एल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, एसाइलेशन को प्रीफर करेंगे। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, इस बात को जरा समझो। फीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कौन नहीं देता है? फिनॉल। सब्स्टिट्यूशन वाले की बात कर रहे हैं। फिनॉल रिएक्शन नहीं देगा, एनिलीन रिएक्शन नहीं देगा, सॉरी, एनिसॉल रिएक्शन नहीं देगा। ये देखो प्यारे प्यारे बच्चों, फिनॉल, एनिसॉल,
एनिलीन, ये सब फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, नो रिएक्शन, या फिर कहो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं बनता है। अब बात है ये रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो जरा देखो रीजन क्या है। तो आप रीजन को जरा समझो कि ऐसा क्या रीजन है नहीं देते हैं। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, ये सब अडक्ट बना लेते हैं, किसके साथ, AlCl3 के साथ। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, तो यार जिसके पास लोन पेयर होगा वो लुईस बेस होगा। तो जब लुईस एसिड और लुईस बेस मिलेंगे तो क्या करेंगे, चलो हम इसका रीजन उधर देते हैं, मतलब अगले पेज पे देते हैं, ठीक है ना, जगह नहीं है। तो जरा देखो क्या होता है, लुईस एसिड और लुईस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं कुछ इस तरह से, क्योंकि आपने AlCl3 डाला है ना, तो AlCl3 आपस में रिएक्शन कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये लुईस या लिवाइस एसिड है और ये सब क्या है, लिवाइस बेस है। ओ बेस 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 बेस, तो ये सब क्या है, बेस। लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनर, तो ये मिलके क्या बना देते हैं, ये प्यारे बच्चे मिलके इस तरह का अडक्ट बना देते हैं, ऐसे इस तरह। और इस तरह का अडक्ट बनाने से ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाती है, क्योंकि इस पर प्लस आ गया, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाती है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होने का मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना। बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखो कि ये जो हमारे पास ग्रुप है जिनके पास लोन पेयर होता है, जिनके पास लोन पेयर होता है वो सब AlCl3 के साथ एसिड बेस रिएक्शन कर जाते हैं, लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन, जिसकी वजह से प्यारे बच्चों जो अडक्ट बनता है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। और मेटा डायरेक्टिंग होने का मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर खींचेगा, और रिंग से इलेक्ट्रॉन क्लाउड चला गया तो रिंग डीएक्टिवेट हो गई, तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये ग्रुप फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। दूसरी बात, और कौन नहीं देता है, ऑल डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आल्सो, ठीक है, आल्सो नॉट शो। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होंगे, वो भी शो नहीं करेंगे, कौन, फीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसा क्यों है कि वो भी फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करेंगे, क्योंकि वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। जब भैया तुम रिंग का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खुद खींच लोगे, जो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर होते हैं, अब रिंग का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ये खुद खींच लेंगे, तो रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा ही नहीं। तो जब बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा ही नहीं तो यार कौन अटैक करेगा इस पे, कैसे कोई पॉजिटिव चार्ज अटैक करेगा जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ही नहीं, क्योंकि रिंग कैसी हो गई, डीएक्टिवेट। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, वो भी फीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसा आ सकता है, कौन फीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा, कौन नहीं शो करेगा। तो ध्यान रखिए, क्या ये फीडल क्राफ्ट रिएक्शन शो करेगा, टायलुइन, तो ये शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्या इसके पास लोन पेयर है, नहीं, तो जब लोन पेयर नहीं है तो अडक्ट नहीं बना पाएगा। क्या ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नहीं, ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक्टिवेटिंग भी है, लोन पेयर भी नहीं है, तो आराम से मस्त शो करेगा फीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सॉरी बच्चों, बात समझ पा रहे हो कैसे क्या हो रहा है, किस तरह से हम चीजों को करेंगे। एक्चुअल में आजकल इतने ज्यादा लेक्चर हैं कि सोने को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत है, अब तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक है, मगर वेलकम बैक, फिर से आएंगे और उसी ताकत के साथ आएंगे, और होपफुली कल या परसों तक बिल्कुल भन्नाट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, और फिर हम लोग मिलके वैसे भी पढ़ रहे हैं, जी जान लगा के पढ़ रहे हैं, मगर और ताकत के साथ पढ़ेंगे, और इतनी ताकत के साथ पढ़ेंगे कि सेलेक्ट हो जाए, है ना।
तो टेंशन न ले, चीजों को करते रहे। बातें समझ पा रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या बातें बताई गई हैं। अब जरा देखो यार, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड में जो सबसे पहले पढ़ना है वो पढ़ना है एसएन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जरा देखो, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यार दोस्त, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, कैसे काम करती है, इसको देखो। सबसे पहले क्या पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे काम करती है, इस बात को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कहां पर क्या करना है, कहां पर क्या नहीं करना है। तो पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब समझो, ठीक, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लियोफाइल। यदि मैं पूछूं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो कोई बच्चा क्या बताना पसंद करेगा कि सर ये न्यूक्लियोफाइल है। कोई बच्चा डिफिनीशन बता सकता है कि न्यूक्लियोफाइल की डिफिनीशन क्या आएगी, उसके हिसाब से क्या होता है न्यूक्लियोफाइल। तो लोग कहते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ये क्या होता है यार, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज? कौन आके तुम्हें बताएगा भैया मैं न्यूक्लियोफाइल हूं, न्यूक्लियस से प्यार करता हूं। ये क्या फर्जी बना है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, कैसे पता चलेगा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज? तो आप क्या करोगे, आप इस बात को ध्यान दोगे, यदि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, गौर समझते जाइए, और उसके पास मिनिमम एक लोन पेयर है, क्या, यदि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास मिनिमम एक लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। आप इस चीज को पकड़िएगा, ठीक है, इस चीज को मत देखिएगा, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, ठीक है, वो जो किसी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता हो। हमें कैसे पता चलेगा यार कौन किसी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर सकता है, बताता थोड़ी है, नहीं भाई मेरा मन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करने का है। हर मॉलिक्यूल तो पोलर है हाइड्रोकार्बन छोड़ के सभी तो पूरी केमिस्ट्री में पोलर है। तो कैसे पकड़ा जाए कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन नहीं? तो ध्यान रखिएगा, आप ये ध्यान रखिए, आपके लिए मैंने ये पढ़ाया है, तो आपका फोकस इस पर होना चाहिए, इस पर कि यदि कहीं न्यूक्लियोफाइल आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और मिनिमम एक लोन पेयर, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और मिनिमम मेरे दोस्त उस पर एक लोन पेयर हो। तो जरा बताओ ऐसे एग्जांपल हैं क्या कोई? मैं पूछ रहा हूं, वैसे मैंने ये बात लीगेंड में पढ़ाई है तो तुम अच्छे से मेरे हिसाब से पकड़ लोगे, टाइम नहीं लगाओगे। हैलोजन, जरा बताइए हैलोजन के बैलेंस में कितने होते हैं? 7, एक आ गया कितने हो गए? 8। ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या भाई के पास लोन पेयर है? लोन पेयर की फैक्ट्री है, मैक्सिमम किसी एटम के पास 4 लोन पेयर हो सकते हैं और 4 हैं भाई के पास। तो इसका मतलब क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है मेरे दोस्त। क्यों? क्योंकि ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है। जरा ये बताओ, OH नेगेटिव। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बॉन्ड बनने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होते हैं? 6। एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया 7 और एक माइनस लगा है 8। भाई पता भी तो होना चाहिए, बच्चा बेचारा कैसे निकालेगा कि ये ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं। ऑक्सीजन के बैलेंस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे काउंट करना होगा, ध्यान रखिएगा। किस पे काउंट करना है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। तो ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने? 6। एक हाइड्रोजन लगा दिया 7 और एक माइनस आ गया 8। ऑक्टेट कंप्लीट है और लोन पेयर तो है ही है, तो न्यूक्लियोफाइल है। इस बात को और आगे बढ़ा लेते हैं।
क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? ये देखो, ये तो उसका पड़ोसी है। ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है। यदि ऑक्सीजन का है तो इसका भी होगा, एक ही ग्रुप के हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल होगा, है कि नहीं? तो हमें क्या चेक करना है? कुछ इस तरह से चेक करना है। यदि मैं पूछूं क्या N3 निगेटिव न्यूक्लियोफाइल है? यार उसके बैलेंस में कितने होते हैं? 5 होते हैं। भाई नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 आ गए, 8 हो गए, तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है, तो ये भी क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। मैंने पूछा क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? अपने वाटर, ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने होते हैं? 6, 2 बॉन्ड बना लिया, 8। ऑक्टेट तो कंप्लीट है, क्या लोन पेयर है? तो न्यूक्लियोफाइल है। तो बच्चे ने कहा क्या सर अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल होगा? तो मैंने कहा यार ये तो आप बताओगे। मैंने कहा ये तो उल्टा हो गया, हम तुमसे पूछ रहे हैं, तुम हमको चिपका दे रहे हो कि सर क्या अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल हो गया। चलो दोनों लोग मिलकर चेक करते हैं। क्या नाइट्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। बॉन्ड कितने बनाए? 3। तो 3 बॉन्ड बनाए तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 5 3 8। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्या लोन पेयर है? तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल होगा। इसका मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल होगा। नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना लिए और 8 हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल। मगर मेरे प्यारे बच्चों क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? अमोनियम आयन, नाइट्रोजन के बैलेंस में 5, एक प्लस लगाया चला गया 4। प्लस का मतलब जाना, माइनस का मतलब आना, है कि नहीं? तो जरा बताओ, नाइट्रोजन के बैलेंस में 5, एक चला गया 4 बॉन्ड बनाए 8। बात समझ गए ना ये कैसे बोल रहा हूं? मेरे हिसाब से समझ ही गए होगे, पकड़ पा रहे हो ना मैं कैसे बोल रहा हूं? भाई बैलेंस में 5 थे, एक चला गया, 4 बचे और 4 बॉन्ड बना लिए। 4 बॉन्ड लिखे ना, देखो CH4 लिखा है, तो 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड बढ़ाने से एक बढ़ता है, तो 4 बॉन्ड बढ़ाने से 4 बढ़ गए, तो 4 थे 4 बढ़ गए 8 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्या लोन पेयर है? नहीं। क्यों? 5 थे, एक चला गया, 4 बचे और चारों ने बॉन्ड बना लिया, तो फिर लोन पेयर कहाँ है कि नहीं? इसका फिगर तो ऐसे है ना, आप सब जानते हैं कि ये लोन पेयर नहीं है। तो जब मेरे दोस्त इसके पास लोन पेयर नहीं है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? नहीं। दूसरी कंडीशन कहाँ फॉलो कर रहा है? तो ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। अच्छा, क्या कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? नहीं, ये भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। भाई का तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन में कितने होते हैं? 4, एक चला गया 3 बॉन्ड बनाए 6, ऑक्टेट कंप्लीट ना, न्यूक्लियोफाइल ना, है कि नहीं यार दोस्त? बात तो समझ पा रहे हो? तो देखो ये कहानी है। तो न्यूक्लियोफाइल समझने के लिए बुक को मत देखो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होना चाहिए, ये करेगा वो करेगा, उसमें तो भैया कंफ्यूजन है, हम खुद नहीं समझ पाते हैं यार वो क्या कहना चाहते हैं। इसको समझो, ठीक है? क्या कहना चाहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो और मिनिमम 1 लोन पेयर हो। यदि किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है, मिनिमम 1 लोन पेयर है, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। वो इतना कैपेबल है कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है? दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल पता चल गया। अब जरा देखो, अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाते हैं। देखो ये मेरे प्यारे बच्चों एक अल्काइल हैलाइड है, इस पर मैंने एक न्यूक्लियोफाइल का टैग मार दिया, ये देखो ऐसे। अल्काइल हैलाइड है तो पोलरिटी होगी, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। अल्काइल हैलाइड में पोलरिटी तो होगी ही ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे ऐसे। अब जरा बताओ क्या करेगा यार? ये तो नेचर का एक पार्ट है। क्या नेचर का पार्ट है? कि माइनस प्लस को प्यार करता है, प्लस माइनस को प्यार करता है। इसमें हम क्या बताएं यार, बताओ जरा। ये तो नेचर में होता है, अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो जरा बताओ क्या होगा? तो यार ये क्या होगा? बैक से अटैक मारेगा, और जब बैक से अटैक मारेगा तो ये ऐसा, सॉरी यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अभी बैक से अटैक, कहाँ गया भाई रफ करने वाला? ये देखो, अभी रुक जाइए, बैक से अटैक के लिए, है ना? ये देखो आया, ऐसे आया। तो अब माइनस प्लस को अटैक करता है, प्लस माइनस को अटैक करता है, तो ये इसको बाहर कर देता है और अपना खुद लग जाता है। और ये देखो ऐसे, ये चीज आई। क्यों?
माइनस ने प्लस पे अटैक किया तो कार्बन की वैलेंसी 5 तो हो नहीं जाएगी, तो ये क्या हुआ, x बाहर चला गया। मगर जरा गौर से समझो, इस काम को करने के दो तरीके थे, है ना। इस काम को मतलब रिएक्शन को करने के दो मेथड। कौन कौन दो मेथड, जरा समझिए। किसी ने कहा कि यार आपको क्या करना है, R पे OH लगाना है, तो आप ऐसे भी तो लगा सकते हो। देखो पहले ये क्या करें, X को निकाल दे ऐसे, और फिर आप आराम से OH लगा लो ऐसे। मेथड नंबर 1 है कि नहीं। दूसरों ने कहा सर ऐसा भी हो सकता है कि क्या करें, ये लगा रहे और ये इस पर पीछे से जाए, अटैक मारे, तो ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर दे। मतलब ये इधर से बॉन्ड बनाता चला जा रहा है और ये इधर से बॉन्ड ब्रेक करता चला जा रहा है और ये आ जाए। ऐसा भी तो पॉसिबल है भाई। पॉसिबिलिटी ढूंढनी है ना, मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री क्यों पढ़ो यार। देखो भाई, एक्स को रिप्लेस करके OH लाना है, कितने मेथड है। एक्स को रिप्लेस करके OH लाना है, एक मेथड ये, एक पॉसिबिलिटी ये है कि भैया पहले हम एक्स को निकाल दें फिर OH को चिपका लें, ये देखो। और दूसरा मेथड ये है कि दोनों काम एक साथ करो। OH पीछे से बॉन्ड बना रहा हो, एक्स आगे से निकल रहा हो। है किसी ने कहा सर एक और मेथड तो है, हमने कहा कौन सा। उसने कहा सर पहले OH बॉन्ड बना ले और फिर एक्स निकले। मैंने कहा भाई ऐसा मत करना, ऐसा करने से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाए। 5 वैलेंसी कार्बन नहीं हजम कर पाता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, रो देता है कि ना भैया 5 नहीं हजम कर पाएंगे। तो बात समझ रहे हो। वैसे मैथ के हिसाब से 3 पॉसिबिलिटी है क्या, पहले ये एक्स को निकाल दें और फिर OH को चिपका ले। एक साइमल्टेनियस हो, OH बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, एक्स निकाल रहा है। एक पहले OH जाके बॉन्ड फॉर्म कर ले, और जब OH इससे पहले बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी ना, और बाद में एक्स निकले। तो ये मैथ के हिसाब से ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से ठीक नहीं है। केमिस्ट्री वाले सर मना कर देते हैं, है ना। केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं नहीं सर ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी यार, कार्बन की वैलेंसी 5 कैसे कर दोगे यार, है कोई पैसे थोड़ी ना कि बैंक में डाले तो थोड़े से डबल हो गए या कुछ बढ़ गए हैं। वैसे भी हम लोग गरीब आदमी। तो जरा देखो यार, इस बात को समझ पाए ना कि सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। क्या, एक ऐसा कि पहले क्या करे, RX को निकाल दे, कार्बोकैटायन बना ले और फिर OH अटैक कर जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों काम साइमल्टेनियस हो जाए। तो भैया 2 अलग अलग पॉसिबिलिटी के 2 अलग अलग नाम रखने पड़ते हैं। इसका नाम रख दिया जाता है क्या, इसका नाम साइंस के गलियारों में रख दिया जाता है SN1। इसका नाम साइंस के गलियारों में रख दिया जाता है SN2। क्यों, वो छोटे इजी नाम नहीं रखते हैं, रमेश सुरेश है ना, ऐसे नहीं रखते हैं, राहुल सर्वेश ऐसे नाम नहीं रखते हो, वो रखते हैं SN1, जैसे तुम डर जाओ। SN2 है, SN1 का मतलब क्या हुआ, जरा देखो SN1 का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ यूनि मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये SN2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात ध्यान रखना, जो कहाँ बहुत ज्यादा जगहों पे गलत हो जाती है या बच्चे उसको गलत समझ लेते हैं या लोग उसको गलत इंटरप्रिटेट कर देते हैं, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर सुनो। ये जो 1 और 2 आया है, ये ऑर्डर के रिस्पेक्ट में नहीं आया है, ये मॉलिक्यूलरिटी के रिस्पेक्ट में आया है। जो 1 और 2 आया है, ये ध्यान रखना, ऑर्डर के रिस्पेक्ट में नहीं नाम लिया गया है, मॉलिक्यूलरिटी के रिस्पेक्ट में नाम किया है। यूनी मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी इसकी एक है, ऑर्डर कितना है इसकी कोई हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो तो टाइम आने पर डिस्कस किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन ये जो बाई मॉलिक्यूलर और यूनी मॉलिक्यूलर है, ये ऑर्डर के रिस्पेक्ट में नहीं है। बहुत सारी जनता इसको ऑर्डर के रिस्पेक्ट में समझती है, तो गौर समझो। ये क्या है,
मालिकुलरिटी 1 है और इसकी क्या है, मालिकुलरिटी 2 है। हो सकता है ऑर्डर और मालिकुलरिटी बराबर हो, मगर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखना ये मालिकुलरिटी के रिस्पेक्ट में नाम लिखे गए हैं। अब जो ये वाला स्टेप है अपने आप कार्बोकैटायन बनाना, ये आरडीएस है। इसमें कौन सा स्टेप आरडीएस है, ये आरडीएस है। अब जरा देखो आरडीएस वाले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक, इसलिए मालिकुलरिटी 1। आरडीएस वाले स्टेप में कितनी स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, 2, इसलिए मालिकुलरिटी 2। आरडीएस वाले स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1, इसलिए मालिकुलरिटी 1। इसको SN1 बोला गया, इसको SN2 बोला गया। कहानी समझ पाए क्या हुआ, कुछ नहीं था। एल्काइल हैलाइड में पोलरिटी थी, न्यूक्लियोफाइल आया, उसने कहा भैया देखो मेरे पास माइनस चार्ज है और प्लस दिख गया है, तो अब तो अटैक होके रहेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब यार उसने अटैक किया तो एल्काइल हैलाइड ने कहा कि यार देखो मैं दो तरह से हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ। एक तो तरीका है कि पहले हाइड्रोजन को निकाल दें, प्लस आ जाएगा और फिर OH आराम से अटैक कर ले। इस तरीके का नाम रखा गया SN1 रिएक्शन। और एक दूसरा तरीका कि दोनों काम एक साथ हो, X निकल रहा हो और OH अटैक कर रहा हो, इस तरीके का नाम रखा गया SN2 रिएक्शन। 2 सिंबलाइज किस बात का कर रहा है, 2 सिंबलाइज कर रहा है मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन का। मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन रेट डिटर्मिनेशन स्टेप से निकाली जाती है, ये देखो और ये देखो। ये क्या है, 2 स्टेप की है, ये 1 स्टेप, तो सॉरी ये क्या है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसमें क्या है 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट। इतनी बात ठीक है, SN1 SN2 समझ गया। इसका मतलब SN1 कार्बोकैटायन बनाएगा, SN2 कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा, साइमल्टेनियस होगा। अब हम दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं पैरेलल में। इतनी कहानी ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यदि यहां तक समझ में आ गया तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखो यार दोस्त, हमारा थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका इस जगह पे अलग है। आप बस मेरी बातों को अच्छे से फॉलो करिएगा, आप समझ जाओगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। देखो SN1 और SN2 दोनों पैरेलल में पढ़ाऊंगा, इससे 2 काम होंगे, कंपेयर अपने आप होता चला जाएगा, तो आपको कभी टेंशन नहीं होगी कंपेयर कैसे करना। तो जरा देखिए, एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया क्या, SN1 रिएक्शन, एक तरफ दोस्त हम लोगों ने लिख लिया क्या, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। अब हम लोग एक एक करके चीजों को पढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे कब होता है, ठीक है। देखिएगा पहले SN1 कैसे होती है, तो SN1 का एग्जांपल हम लोग लिखते हैं कि भाई SN1 किस तरह से होती है, उसका मेथड क्या है। तो देखो SN1 का मेथड ये है कि पहले ये होगा, ये क्या बना देगा, कार्बोकैटायन बना देगा और फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ऐसे। अब जरा मेरे को बताओ, ये कार्बोकैटायन बनाएगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ऐसे ऐड। ये SN1 का मेथड है। SN2 का मेथड क्या है, भाई ये अल्काइल हैलाइड है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मगर साइमल्टेनियस। न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करके बॉन्ड बना रहा होगा। एक मिनट जरा इसको हम लोग रफ कर लें, थोड़ा सा अच्छा सा फिगर बना पाएंगे हम लोग, ठीक है ना प्यारे बच्चों। न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करके बॉन्ड बना रहा होगा, X बॉन्ड हटा रहा होगा और इस तरह से ये आ गया ऐसे। और बॉन्ड बनाना, बॉन्ड ब्रेक होना मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाता है। ये ऐसा हो रहा है, ये एक, ठीक है ना। तो कौन किस तरह से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, कौन किस तरह से बॉन्ड को बता रहा है, पहला पॉइंट तो ये। अब एक एक करके इन सब चीजों को पढ़ते हैं, किस किस चीज का क्या क्या इफेक्ट होगा। इस पूरी रिएक्शन में कई बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो वो अपना इफेक्ट तो छोड़ ही रहे होंगे, है कि नहीं। तो अब एक एक करके चीजों पर हम लोग फोकस करते हैं और हेडिंगों को पकड़ते हैं कि कौन सी हेडिंग में क्या करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं काइनेटिक्स, हेडिंग नंबर 1, इनकी काइनेटिक्स कैसे चलेगी। जो हेडिंग इधर पढ़ाऊंगा वही हेडिंग इधर पढ़ाऊंगा, जैसे आप आसानी से समझ जाएं कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। काइनेटिक्स, अब जरा इस बात को समझिए, काइनेटिक्स कैसे चलेगी जरा बताना। आरडीएस कौन सा स्टेप है, तो मैंने आपको बताया आरडीएस ये वाला स्टेप है, RX से कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ये आरडीएस है।
ऐसा नहीं होता। इसमें आरडीएस कौन सा स्टेप है, इसमें स्टेप ही एक होता है, ऐसा ये वाला स्टेप आरडीएस है, मतलब यही सीधा प्रोडक्ट ये बने ऐसा, इसी को हम आरडीएस कहते हैं। अब जरा गौर से समझिए, पहला पॉइंट, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन। क्यों? एक स्टेप में कार्बोकैटायन बना और एक स्टेप में अटैच। ये क्या है? ये एक स्टेप की रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब यहां से चलोगे यहां गिरोगे, ये कुछ नहीं आएगा। ये तो सिर्फ एक दिखावा है, दिखाया जा रहा है जैसे तुम समझ पाओ हुआ क्या है। अटैक मारेगा, सीधा प्रोडक्ट हाजिर। सॉल्यूशन में आज तक ये चीज नहीं दिखा है कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। ये होता है फिर ये होता है, सीधी बात ये होता है फिर ये होता है, सीधी बात ये। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा दिखता नहीं है, ये होता है फिर ये। इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये आपको समझाने के लिए सिर्फ हम लोग बना देते हैं। ऐसा फिगर जो आपको समझाने के लिए सिर्फ बनाया जाए, उसी को कहा जाता है क्या? उसी को क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें आती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है ऐसा फिगर जो हाइपोथेटिकल फिगर हो, वो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट ना करता हो। तो यहाँ पे आती है टीएस मीन ट्रांजिशन स्टेट। ऐसा फिगर जो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता हो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। तो इसमें आती है इंटरमीडिएट स्टेट। अब आप समझ रहे होंगे कि दोनों में कंपेयर अपने आप कैसे हो रहा है। इसमें इंटरमीडिएट स्टेट आती है, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है कार्बोकैटायन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मगर वो मिलता ही नहीं है, वो तो एक हाइपोथेटिकल स्टेट है। तो जो हाइपोथेटिकल स्टेट होती है उसको हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आपको समझाने के लिए बनाते हैं या थ्योरी को डिस्कस करने के लिए बनाते हैं। तो काइनेटिक्स में पहली बात, अब देखो अपने आप कंपेयर होता जा रहा है कि ये 2 स्टेप की है, वो 1 स्टेप की। उसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है, इंटरमीडिएट नहीं आती है। इसमें इंटरमीडिएट आती है, ट्रांजिशन भी आती है, यहाँ से ब्रेक होना, ठीक है, ट्रांजिशन में। तो इसमें इंटरमीडिएट स्टेट आती है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है। ये 2 स्टेप की होती है, वो 1 स्टेप की होती है। अब थोड़ा सा कहानी को और आगे खींचो भाई। रेट की क्या इक्वेशन बनेगी? के। अब इसमें क्या है, सिर्फ कार्बोकैटायन था, तो रेट तो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, आरएक्स पे। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, और यहां पर रेट किस पे डिपेंड करेगा? के आरएक्स इंटू OH निगेटिव। OH निगेटिव को न्यूक्लियोफाइल मान लो, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये देखो। तो इसकी रेट इक्वेशन क्या बनेगी? ये क्यों? जब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है तो इसके पास 2 प्रोडक्ट है। आपको पता है रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की पावर 1। और ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये कैसी है? एलिमेंट्री रिएक्शन है भाई, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ना, अभी तो सिंगल स्टेप है, तो ये एलिमेंट्री है। और इसका रेट ये आया, इसका रेट ये आया। अब इससे क्या मिलता है? इससे ये पता चलता है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 1 है। यहां पर भी यही बात पता चलती है कि मॉलिक्यूलरिटी 1 है, सॉरी इसमें 2 है ना, तो मॉलिक्यूलरिटी 2 है एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 2 है इन जनरल। क्यों? यहां पावर 1 लिखा है, यहां भी पावर 1 लिखा है, और यहां पावर ऑफ 1 लिखा है। तो जरा देखो, इसी वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं। मॉलिक्यूलरिटी होता है टर्म, उसको ऑर्डर समझते हैं और ऑर्डर बोल देते हैं, और इत्तेफाक की बात है वो सही भी होता है, गलत बोला हुआ भी कभी कभी सही होता है। उसका रीजन है क्योंकि दोनों सेम है। तो जरा देखो, काइनेटिक्स की बात आई तो ये है, ये 2 स्टेप की रिएक्शन, वो 1 स्टेप की रिएक्शन, इसमें इंटरमीडिएट आता है, उसमें ट्रांजिशन आता है, इसका रेट ये होता है, उसका रेट ये होता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, और इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। कितनी बात आ रही है? अब बात आता है रेट डिपेंड किस पे करेगा, रेट का कंपेयर किससे करोगे? यदि रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाएगा तो हम किस चीज पे फोकस करेंगे? तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। यदि ये चीज खिसक जाती तो बहुत अच्छा होता है, मगर ये स्लाइड होता है। तो चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं।
अब हम लोग फिर इस बात को लिखते हैं, ये देखिए इधर। अब इधर हम लोग काम करते हैं, तो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना ज्यादा कार्बोकैटायन का स्टेबल होगा उतना ज्यादा रेट होगा। क्यों? क्योंकि बन क्या रहा है? बन कार्बोकैटायन रहा है ना। यही वाला स्टेप क्या है? RDS। तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा बहुत तेजी से रिएक्शन होगी। तो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन पे डिपेंड करेगी, मतलब रेट। जितना ज्यादा रेट। अब इसमें रेट किस पर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? बल्कनेस। बल्कनेस जितनी कम होगी SN2 उतना फास्ट होगा। SN2 उतना फास्ट। क्यों? बल्कनेस कम होगी तो बैक से तुम आसानी से अटैक मार पाओगे ना। भाई यहां पर यदि कोई बल्कि चीज लगी है ऐसे, तो तुमको अटैक तो बैक से ही मारना है ना। कैसे मार पाओगे? बैक वाले कार्बन पे दिक्कत आएगी ना, है कि नहीं? एक मिनट। तो इस वजह से ध्यान रखिए, SN2 रिएक्शन बल्कनेस होती है। जैसे ये देखो, ये बल्कनेस आ गई, ध्यान दीजिए, ये बल्कनेस है। अब आप बैक पे अटैक मारना चाहते हो, ठीक है? ये न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे मिथाइल ग्रुप है। ऐसे। अब मेरे दोस्त तुम बताओ जरा, अटैक कैसे लगेगा? ये कैसे बैक से अटैक करे? कहां से घुसे? यहां से घुसे, यहां से घुसे, कहां से घुसे? है किसी ने कहा सर आगे से घुस जाए ना, ऐसे इस तरह से अटैक मारे। तो मेरे दोस्त ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो तुम BR देख रहे हो ना यार, ये भी तो बल्कि है, इस पर भी तो माइनस चार्ज होता है? तो ये अटैक कैसे कर पाएगा? ना तो ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है, ना ये पॉसिबल है। तो SN2 रिएक्शन तभी हो पाएगी जब बल्कनेस कम हो। अब इसके हिसाब से ऑर्डर क्या बनेगा? तो मेरे सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि ऑर्डर क्या बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा SN1 का रेट लिख रहा हूं। प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल मिथाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। होता है कि नहीं? और सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है टर्सरी कार्बोकैटायन। ये देखो, ये आ गया रेट। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा रेट। सिंपल सी बात। ओ सॉरी। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी निकालना तो आप सभी बच्चों को आता है, GOC में हम लोगों ने ये किया ही है। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ज्यादा तेज SN1 का रिएक्शन होगा। ठीक है? जैसे किसी ने कहा अरेंज रेट ऑफ SN1 रिएक्शन फॉर गिवन एल्काइल हैलाइड। गिवन एल्काइल हैलाइड के लिए SN1 का रेट बताओ। तो हम बता देंगे यार। कैसे बताना है जरा देखो, क्वेश्चन तो दे पहले। तो ये देखो, एक क्वेश्चन ये है यार ऐसे, और एक ऑप्शन आपके पास ये आया, और एक ऑप्शन आपके पास ये है। अब वो पूछ रहे हैं बताओ किसमें एल्काइल हैलाइड का रेट ज्यादा होगा। तो बता सकते हो कार्बोकैटायन किस पर बनेगा। तो कार्बोकैटायन किसका ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C का, फिर होगा A का, फिर होगा B। क्यों? C में रेजोनेंस है और A क्या है? सेकेंडरी है, और B क्या है? मिथाइल कार्बोकैटायन है, प्राइमरी भी नहीं है, मिथाइल कार्बोकैटायन है। अब यही बात यहां आ गई। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो? जितनी कम बल्कनेस उतनी ज्यादा रेट। तो जितनी कम बल्कनेस की बात की जा रही है, तो बल्कनेस कम किस में होती है? एक में। जब 2 कार्बन हो गए तो और बल्कनेस बढ़ गई।
3 कार्बन हो गए तो और बल्कनेस बढ़ गई, है कि नहीं, और 4 कार्बन हो गए तो और बल्कनेस बढ़ गई, और बल्कनेस बढ़ जाएगी तो रेट कम हो जाएगा। ये देखो, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा है कि नहीं प्यारे बच्चों। एक मिनट यार, ये देखिए, तो बात समझ पा रहे हो। तो SN2 रिएक्शन के लिए बल्कनेस नहीं चाहिए, क्योंकि बैक से अटैक करना है। बैक पे यदि हमारे पास बहुत बल्की ग्रुप रहेंगे तो उसको आने नहीं देंगे, क्योंकि सेम चार्ज है तो रिपल मारेंगे, और सेम चार्ज होगा, रिपल मारेंगे तो बेचारा अटैक नहीं कर पाएगा, बेचारा अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इतनी बात हुई, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह से कि बल्कनेस का ऑर्डर हमारा क्या चलेगा और किस तरह से चलेगा। अब जरा देखो यार, यहां तक की हम लोगों ने बात की कि भाई प्राइमरी में ऐसा ऐसा हो सकता है, सेकेंडरी में ऐसा ऐसा हो सकता है। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा चेंज कॉन्सेप्ट को करना है। तो जरा देखो, इतनी बात हम लोगों ने काइनेटिक्स में कर ली। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जरा समझो, फिर हम लोगों ने लाइन खींची, नेक्स्ट पॉइंट पे आए। देखो नेक्स्ट पॉइंट उठाते हैं, इधर क्या है SN1, ध्यान रखिएगा, इधर क्या है मेरे दोस्त SN2, है ना। अब मैंने दूसरे नंबर की हेड ली, इसको चेक करते हैं कि भाई इसका क्या इफेक्ट होगा। देखो, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का क्या इफेक्ट, इसमें भी दूसरी हेडिंग, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, अब जरा देखो हम न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट चेक करते हैं। जरा मेरे दोस्त बताना इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। ये SN1 की मैकेनिज्म क्या है। पहला स्टेप RDS है, और इसमें कहीं न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है हमें। पहला स्टेप RDS है, क्या इसमें कहीं न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है हमें, नहीं। अच्छा, दूसरा स्टेप में जरूरत है, और दूसरे स्टेप में पूरा का पूरा प्लस आ गया है। अब पूरे के पूरे प्लस पे तुम अटैक कर ही लोगे यार, पार्सली पॉजिटिव पे अटैक करना टफ है, जैसे यहां पर है। मगर जब पूरा मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज है, पूरे पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो चाहे जितना न्यूक्लियोफाइल वीक डालो आराम से हो जाएगा। तो जरा देखो यार, इसका मतलब SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल नहीं है। किसी ने पूछा रीजन क्या है, रीजन ये है कि रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का टर्म नहीं है ना। क्या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का टर्म नहीं है। जब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का टर्म ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि रेट इतनी है, तो रेट पे क्या इफेक्ट डालेगा, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि रेट तो ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा। ये देखो, तो न्यूक्लियोफाइल क्या लेते हो क्या नहीं लेते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां देखो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के रेट को कम धीमा चालू स्टार्ट कर सकता है। किसी ने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है। ये वाला स्टेप RDS है, एक ही स्टेप है। जब ये ऐसे अटैक, यदि न्यूक्लियोफाइल की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा ना। ये देखो भाई, वो माइनस है, वो प्लस है, वो माइनस है। तो यदि न्यूक्लियोफाइल की चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट होगी। तो न्यूक्लियोफाइल रेट पर इफेक्ट करता है, किसमें? SN2। और कैसे करता है? तो रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ होगी उतनी तेजी से अटैक करेगा। ये देखो, ऐसी बात है।
किसी ने कहा यार स्ट्रेंथ कैसे पकड़ोगे, तो जरा देखो स्ट्रेंथ कैसे पकड़ोगे। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बेसिक होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, उतनी तेजी से वो अटैक कर रहा होगा। मगर ये रूल हमेशा अप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इसको ना लिखो, मैं दूसरा लिखता हूं। एक मिनट, है ना, नहीं तो क्या होगा, कहीं नहीं लगेगा तो तुम फंस जाओगे। देखो इसको ये याद रखो, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है। गौर समझिएगा, पहला पॉइंट, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है, मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। फिर इसके बाद N, ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा। ये कहा जा रहा है लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, डिक्रीज करती है। न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज करती है। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, इंक्रीज। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज। इसका मतलब इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल ये, इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल ये, इससे बेटर न्यूक्लियोफाइल ये। OH से बेटर न्यूक्लियोफाइल SH निगेटिव, SH निगेटिव से बेटर न्यूक्लियोफाइल ये। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफाइल कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज करता है, तेजी से अटैक करेगा। कौन, I निगेटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में जान गए। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, जैसे जैसे बल्की होता जाएगा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। अगली जगह के लिए हम लोग एक और पॉइंट बनाते हैं, नेक्स्ट लाइन, एक मिनट ऐसे देखो प्यारे बच्चे, थर्ड नंबर का पॉइंट, ये SN2 है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो बल्कनेस ऑफ आयन के इनवर्सली होगा। इसका मतलब ये और ये इसमें बेटर न्यूक्लियोफाइल ये माना जाए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि यार रिपल्सन आ जाएगा ना, और रिपल्सन आ जाएगा तो अटैक कैसे करता है। तो यदि कहीं बल्कनेस में कंपेयर हो रहा है तो फिर ऐसा चले, जैसे ये देखो, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा किससे, ध्यान रखना सेम टाइप के आयन होने चाहिए, है ना, सेम कैटेगरी होनी चाहिए, सेम टाइप के आयन। अलग अलग टाइप के ना हो, मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ कंपेयर होगा, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ कंपेयर होगा, सल्फर का सल्फर के साथ कंपेयर होगा। तो जरा देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल कर रहे थे। इसका मतलब यहां तो न्यूक्लियोफाइल का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ना है, किसमें, SN1 में, उसमें पढ़ना है। मतलब यदि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, गौर से देखिएगा, मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए अच्छे से, ये लगा है, मैंने कहा इस रिएक्शन का रेट बताओ, इस रिएक्शन का रेट R1 है, और एक ये रिएक्शन है, इसका रेट R2 है। R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, R1 और R2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, दोनों SN रिएक्शन है। और कौन सी SN है, SN1। और पहली बात, SN1 की कंडीशन थोड़ी लिख लो यार, है ना, उसको देखने में मजा नहीं आएगा, कहेगा यहाँ बल्कनेस तो है नहीं, तो थोड़ी सी बल्कनेस बढ़ा देते हैं। ये देखो, कुछ ऐसे कर देते हैं, दोनों हमारे पास क्या है, SN रिएक्शन है, तो वो पूछा जा रहा है, जरा बताओ, सेम कंपाउंड है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं,
हम लोग चेक कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अलग अलग किया, बाकी सब सेम किया है। तो हम कहेंगे कि R1 अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा R2 के। किसी ने कहा क्यों, यहां तो न्यूक्लियोफाइल NH2 है, यहां तो न्यूक्लियोफाइल OH है। तो हम कहेंगे भैया न्यूक्लियोफाइल नो इफेक्ट इन SN1 रिएक्शन। और यही क्वेश्चन यदि हमसे यहां पूछ दिया गया तो डिट्टो सेम क्वेश्चन इस जगह पूछा गया। ये देखो प्यारे बच्चों, डिट्टो सेम क्वेश्चन, वही न्यूक्लियोफाइल लगाएं, अलग कोई नहीं है। रेट R1, अब इसमें कहा जा रहा है रेट का आंसर लगाओ। SN2 रेट R, A और B रिलेशन चाहिए, तो आप क्या बताओगे? तो हम साफ साफ बता देंगे कि R1 का रेट R2 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि SN2 रिएक्शन चल रही है और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करता है। तो जब SN2 रिएक्शन होगी तो न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इफेक्ट करेगा तो वो रेट को क्या करेगा? चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा? ऐसे चेंज कर देगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, इस तरह से। ये देखो, तो ये क्या करेगा? रेट को चेंज कर देगा। तो इस बात को हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो जरा देखो, अभी तक 2 हेडिंग हम लोगों ने चिपकाई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह से पढ़ाने से हमें आराम कितना है। इस तरह के पढ़ाने से तुम्हें कंफ्यूजन नहीं आएगा। जैसे बच्चों को SN1 SN2 में कंफ्यूजन बहुत भरा होता है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों? साफ साफ दिख रहा है। ये 2 स्टेप की है, ये 1 स्टेप। एक स्टेप जब ट्रांजिशन स्टेट आई है, क्योंकि 2 स्टेप की है। एक स्टेप में कोई इंटरमीडिएट स्टेट आई है, क्योंकि 1 स्टेप की है। 2 स्टेप में उल्टा बोल दिया। ये 2 स्टेप की है इसलिए इसमें इंटरमीडिएट आई है, और ये 1 स्टेप की है इसलिए ट्रांजिशन। तो कंपेयर सामने सामने लिखा है, ये देखो साफ साफ आपको पता चल रहा है कि हमें करना क्या है। ये देखिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। तो चलो तीसरा नंबर पॉइंट लिखते हैं, जरा उसको समझते हैं कि भाई तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। ठीक है, दोनों तरफ सेम चलेंगे, जो इधर वही उधर, एक जैसा पॉइंट, जैसे हम लोग उन बातों को समझ सके। तो जरा देखो यार, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट लिया जाता है क्या वो भी कोई इफेक्ट करता है कि वो कोई इफेक्ट नहीं करता है? तो मैंने कहा नहीं, करता तो है। जो सॉल्वेंट लेते हो वो इफेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कैसे करता है? तो मैंने कहा देखो अभी पढ़ा देते हैं कैसे करता है। तो गौर समझो, सॉल्वेंट 2 तरह के हो। पहले सॉल्वेंट के बारे में तो बता दें, इफेक्ट तो बाद में बताएंगे। एक होता है, ठीक है, एक सॉल्वेंट प्यारे बच्चों हमारा होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसे पहले तो सॉल्वेंट की 2 कैटेगरी है, एक पोलर एक नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्वेंट उसको कहते हैं जिसका डाइपोल मूवमेंट 0 हो या लगभग 0। ऐसे सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट होंगे हमारे हाइड्रोकार्बन, इनका डाइपोल देखो 0 होता है, CCl4, इनका डाइपोल 0 होता है, CH2 एसेट्रा, इन सब का डाइपोल 0। ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में काउंट होते हैं। अब पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिनका डाइपोल 0 ना हो। अब ये फर्दर 2 क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। कौन से? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये फर्दर 2 क्लास में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये 2 क्लास क्या है फर्दर, जरा इनको समझिएगा अच्छे से कि दोनों पोलर तो हैं, ये भी पोलर है ये भी पोलर है, मगर डिफरेंस किस बात का? देखो, यदि किसी सॉल्वेंट के पास O से अटैच सल्फर से अटैच बॉन्ड है, नाइट्रोजन से अटैच बॉन्ड है, तो वो शायद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं।
मतलब जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले सॉल्वेंट, FON से अटैच सॉल्वेंट, FON से अटैच सॉल्वेंट हमारे क्या होंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, या ऐसे जिनके पास इस तरह का बॉन्ड है वो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये क्या होंगे, पोलर तो होंगे मगर इनके पास इस तरह का बॉन्ड नहीं होगा। अब्सेंस ऑफ OH NH, ठीक है, HF बॉन्ड। सिंपल फॉर्म में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर दोनों है क्योंकि पोलर के अंदर है। तो जरा गौर से समझो, हमारे पास दो टाइप के सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट से अपना कोई लेने देने नहीं है, उनका डाइपोल 0 होता है और उनकी अपने को जरूरत भी नहीं है। पोलर सॉल्वेंट फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कंडीशन है वो हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और जिनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कंडीशन नहीं है वो हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। कैसे, तो जरा देखो थोड़ा सा बताते हैं, ध्यान दीजिए जरा इस बात को। हमने फिर एक और लाइन खींची ऐसे, इस तरफ क्या चल रहा है, SN1, इस तरफ क्या चल रहा है, SN2। इस तरफ कौन सी हेडिंग चल रही है, हेडिंग नंबर कौन सी थी यार, जरा बताना बच्चों, थर्ड, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर थर्ड हेडिंग है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो जरा आप देखो कौन सा सॉल्वेंट किसको अप्रोच करता है, तो जरा गौर से देखिएगा इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या थी, जरा बताना। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ऐसे थी, ऐसे न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक मारता था, ऐसे, यही सिचुएशन तो थी। अब जरा बताओ यार, क्या आप अकेले, जैसे मेरे पास RX है तो RX के साथ आप क्या न्यूक्लियोफाइल ऊपर से डाल दोगे? भाई ये देखो मेरे पास अल्काइल हैलाइड रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, ठीक। अब आप क्या करोगे, अल्काइल हैलाइड पे जाके OH आयन डाल दोगे? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया कोई आयन नहीं होता है, आयन के साथ काउंटर आयन जरूर होता है। आपने कभी आयन स्टोर किया है क्या? OH आयन, NH2 आयन, कार्बोकटायन, कार्बेन आयन का स्टोर किया? नहीं, काउंटर आयन के साथ आते हैं। तो इसका मतलब तुम्हें ये नहीं हो सकता है, तुम ये कर सकते हो कि हमारे पास ये अल्काइल हैलाइड है, ऐसे हम इसमें क्या डाल दें, NaOH डाल दें। तो ये बात ठीक है, ये बात तो गलत थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मगर ये बात ठीक है, ये नहीं हो सकता मगर ये हो सकता है। अब प्रॉब्लम जरा समझो, तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो कि सर ऐसा है, तुम इतनी देर से चिल्ला रहे हो कि सर ये प्लस है ये माइनस है। माइनस ने क्या किया, प्लस देखा अटैक कर दिया, माइनस ने क्या किया, प्लस देखा अटैक कर दिया। तो बच्चों ने कहा सर ये बताओ ये सोडियम आयन क्या करेगा, वो प्लस है वो माइनस नहीं देखेगा क्या? बोलो भैया, माइनस वाला प्लस देख सकता है और अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करके अटैक कर सकता है, तो प्लस वाला माइनस नहीं देख सकता, वो भी तो उस पर अटैक कर सकता है? या ये प्लस इस माइनस को छोड़ेगा ही क्यों है? तो बहुत सारी कंडीशन है। तो इनको कैसे कम किया जाता है? देखो सॉल्वेंट क्या करता है, हम इसमें ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, गौर से समझिएगा कि हम कैसा सॉल्वेंट लेते हैं, ठीक है, आपके काम की बात है। हम उसमें ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जो DMSO, पोलर एप्रोटिक तो होगा ही होगा। जरा समझो, हमने कहा था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो SN2 रिएक्शन में यूज होता है, पहले लिख देता हूं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN2 रिएक्शन। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। कैसे बताता हूं, जैसे देखो DMSO होता है डाई मिथाइल
सल्फो ऑक्साइड, ऐसे, ये ऐसे बना होता है, ये है। उनकी एक साइड बल्कि रहेगी, ये देखो, कौन सी साइड? प्लस वाली, और माइनस वाली साइड फ्री रहेगी। प्लस वाली साइड क्या होगी? प्लस वाली, है ना, जो प्लस वाली साइड होगी वो बल्कि होगी, और माइनस वाली साइड फ्री रहेगी, फ्री है। जितने भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे कुछ इस कैटेगरी के होंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये क्या करते हैं, अपनी माइनस वाली साइड से कैटायन को पकड़ लेते हैं। ये देखो, जैसे ये, तो अब यहां पे क्या होगा, सोडियम जो है वो कैप्चर हो जाएगा ऐसे, प्लस माइनस का अट्रैक्शन फोर्स लगा, मगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल कैप्चर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बल्कनेस है, तो बल्कनेस होने की वजह से निगेटिव चार्ज यहां नहीं आ पाएगा, तो वो आसानी से यहां पर अटैक कर पाएगा। बात समझ पाए? हम पॉजिटिव साइड में बल्कि रखेंगे और निगेटिव साइड में फ्री रखेंगे, तो वो क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल के साथ कैटायन आता है उसको सॉल्वेंट पकड़ लेता है, होल्ड कर लेता है। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट तुमने ऐसा तैयार किया है जिसका निगेटिव पार्ट फ्री है, पॉजिटिव पार्ट बल्कि है। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल और उसका कैटायन गिरा तो कैटायन को तो वो होल्ड कर लेता है और न्यूक्लियोफाइल को नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि प्लस वाला साइड बल्कि है, तो न्यूक्लियोफाइल इतना पहुंच ही नहीं पाता है कि अट्रैक्शन फोर्स लगा सके। तो न्यूक्लियोफाइल फ्री है, खुला है, अब वो बिल्कुल खुला है, तो खुला है तो क्या करता है, आराम से जाके एल्काइल लाइट पे बैक पे अटैक कर पाता है, आराम से जाके एल्काइल लाइट पे बैक पे अटैक कर पाता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन, ये जो इसका कैटायन है उसको पकड़ लिया गया है। नहीं तो कैटायन काम बिगाड़ देता। कैसे बिगाड़ देता है? एक तो इसको खुद ना जाने देता न्यूक्लियोफाइल को, दूसरी बात है अपना खुद इसके चारों ओर मड़वा रहा होता, तो बेचारा OH कैसे जाके अटैक करता। तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, कैटायन को पकड़ लेता है, एनायन को पकड़ नहीं पाता है। तो किसी ने कहा कैटायन को पकड़ लेता है, क्या उसके पास दिमाग होता है कि भैया कैटायन को पकड़ लो एनायन को छोड़ दो? नहीं, वो तो दिमाग से परे है, उसके पास कोई दिमाग नहीं है। तो हम लोग उसकी सिचुएशन ऐसी बना कर देते हैं, उसका कैटायन का साइड बल्कि कर देते हैं और एनायन का साइड फ्री रखते हैं। तो एनायन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाता है, कैटायन की साइड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट नहीं हो पाता क्योंकि बल्कनेस है, तो निगेटिव आयन फ्री रहता है, बैक से अटैक करता है, रिएक्शन फास्ट होती है। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करते हैं SN2 रिएक्शन को। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ऐसे होते हैं, जैसे DMSO है, इसी तरह एसीटोन है, एसीटोन भी तो इसी कैटेगरी का है, चेक करो, है डाइमिथाइल, ये देखो सल्फो ऑक्साइड हुआ, ठीक है, एसीटोन हुआ। अब इधर आ जाओ, इधर क्या करना है, इधर रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, ऐसे। मतलब पहले क्या हो रहा है, कार्बोकैटायन बनना है, तो यार कार्बोकैटायन बनते समय किसी का अटैक नहीं होना चाहिए है। इसका मतलब यहां पे एनायन कैटायन दोनों को पकड़ना है। क्यों? एनायन कैटायन दोनों यदि यहां जाके अटैक कर जाएंगे तो प्लस कैसे बनाएगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टाइम लगेगा ना यार, अपने आप बॉन्ड ब्रेक होना है। तो अपने आप बॉन्ड ब्रेक होना है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल भी इसके आसपास न जा पाए और इलेक्ट्रोफाइल भी न जा पाए, तो दोनों को पकड़ के रखना है। तो कौन रखता है? सॉल्वेंट। कैसा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करता है, उनको पकड़ के रखता है। कैसे? इस पे प्लस है, इस पे माइनस। न्यूक्लियोफाइल को कौन अट्रैक्ट करेगा? ये। इलेक्ट्रोफाइल को कौन अट्रैक्ट करेगा? ये जो इसका कैटायन है। तो सॉल्यूशन इनको क्या करता है, पकड़ के रखता है दोनों को, और ये आराम से अपना बॉन्ड ब्रेक कर पाता है ऐसे। तो SN1 रिएक्शन को कौन फेवर करता है? SN1 रिएक्शन को फेवर करता है, फेवर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब जैसे एसिटिक एसिड, वाटर, अल्कोहल एसेट्रा। ये देखो, तो बात समझ पाए? इस रिएक्शन को फेवर करता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों? कैटायन एनायन दोनों को पकड़ के रखना है, तो दोनों चार्ज फ्री होने चाहिए। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, तो कैटायन को एनायन को दोनों को रोकना है।
यहाँ पे सिर्फ कैटायन को पकड़ के रखना है, एनायन को पकड़ के नहीं रखना है। तो ऐसा सॉल्वेंट निकाला जाता है, मॉलिक्यूल ऐसा सेलेक्ट किया जाता है कि कैटायन का साइड बल्की रहे, एनायन का साइड फ्री रहे। तो बात समझ गया। SN2 में कौन फेवर करेगा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक कैसे पहचानोगे? उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा, ना एक्टिव हाइड्रोजन होगा। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन होंगे? जिनके पास O से अटैच बॉन्ड हो, N से अटैच बॉन्ड हो, सल्फर से अटैच बॉन्ड हो, वो सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, वो SN1 को फेवर करेंगे, और ये वाले SN2 को फेवर करेंगे। तो आज बच्चों हम इसी जगह पे रोक लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको और बताएंगे। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, बाकी है, ठीक है। इसमें 7 हेडिंग है, अभी 3 हुई है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, काइनेटिक्स, ठीक है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये सारी बातें। ये खत्म होते ही लगभग अल्काइल लाइट खत्म हो जाता है। तो हमें अभी कौन कौन सी पढ़नी है? स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब आर को कैसे कैसे घुमाया जा सकता है, ये 3 हेडिंग हमें अभी और पढ़नी है, ठीक है। फिर इनके एप्लीकेशन करने हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, कैसे होंगे, क्या होंगे, और फिर बाकी आगे की बात करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप चीज़ों को रिवाइज करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, ठीक है, मेहनत करते रहें और खुश रहें और स्वस्थ रहने की कोशिश करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।